आप सभी लोगों को नमस्कार। भविष्य के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सचिन खरे है और मैं अक्सर आप लोगों के सामने भविष्य की पेज से विभिन्न विषयों को लेकर उपस्थित होता रहता हूँ। सो आशा है आप लोगों का दिन बहुत अच्छे से निकल रहा होगा और आप सभी लोग कुशल, स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। चलिए, सो आज का विषय जो हमारा है वो है कि ये सोलर फ्लेयर्स यानी सौर अग्नि आखिर होती क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या हम इससे बच सकते हैं। कुछ इस तरीके के प्रश्न लगातार आप लोगों के जहन में उठ रहे होंगे और आज ऐसा लगता था हमें कि इस विषय पर ये एक वीडियो बनाकर आपके सामने लाना होगा ताकि आप सभी लोगों को सोलर फ्लेयर्स के बारे में सफिशिएंट जानकारी हो जाए, ताकि भविष्य में जब भी इसको लेकर चर्चाएं हो तो आपको पता रहे कि सोलर फ्लेयर या सौर अग्नि आखिर होती क्या है। सो आगे बढ़ने से पहले आशा है आप लोगों ने हमारा ये वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को और बेल आइकन ऑफ कोर्स दबा लिया होगा ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी मित्र फेसबुक पे हैं, सो आप सभी लोगों ने इस पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं। लेकिन हमारा अभी भी आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें ताकि इस पर्टिकुलर विषय में सोलर फ्लेयर्स और अग्नि के विषय में उनको जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। ये 6 तारीख को ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि जैसा बताया गया था विश्व में चक्रवाती मौसम शुरू हो चुका है और अब भूकंपों का नया दौर शुरू होगा। ये 6 तारीख की रात को सुबह 11:22 पर फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया गया था और जिसमें हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोगों को पहले से ये जानकारी दे दें कि आने वाले समय में क्या परेशानियां या किस तरीके की परिस्थिति आने वाली है। सो ये 6 तारीख का था। उसके बाद 7 तारीख के बाद से लगातार विषय आते रहे, छोटे छोटे भूकंप आ ही रहे थे। फिर 8 तारीख को हमें पता लगा कि 6 तारीख को यानी जिस दिन हमने ये पोस्ट किया था उसी दिन एक सोलर फ्लेयर, बल्कि सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो सोलर फ्लेयर से कहीं अधिक या फिर अधिकतम कैटेगरी की सोलर फ्लेयर, यानी जैसे भूकंप की कैटेगरीज हम लोगों ने रिक्टर स्केल पे नापी जाती है, रिक्टर स्केल 5, 6, 7, 8। भविष्य के पेज पर जैसे हम लोग साधारणतः 6 या 6 से ऊपर के भूकंपों की ही बात करते हैं और इसी प्रकार से ये जो सोलर फ्लेयर्स या सौर अग्नि आती है जिसके बारे में आगे हम आपको और विस्तार से बताने वाले हैं। सो इनके जो पैमाने हैं वो अलग अलग क्लासेस में बांटे गए हैं, जैसे सी क्लास, एम क्लास और सबसे जो खतरनाक क्लास जो मानी जाती है वो एक्स क्लास की मानी जाती है। और 6 तारीख की ये जब हमने ये पोस्ट लिखी थी तभी धरती के ऊपर सूरज से एक्स क्लास की 1.2 जो उसकी इंटेंसिटी थी, जो उसकी मारक क्षमता थी 1.2, अधिकतम 1.9 होती है अगर मुझे सही ध्यान है तो। और 1.2 कैटेगरी की ये सोलर फ्लेयर आई थी जिसके परिणाम कुछ इस तरीके से धरती पर देखने आए थे और ये अभी आप इस पे ये देखिए। सो कुछ इस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट हुआ था उस सोलर फ्लेयर का वो कुछ इस तरीके से हुआ था। और अगर इस मैप को जब हमने जोड़ा था तो कुछ इस तरीके से ये जो पृथ्वी का हिस्सा है यानी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो बीच का यानी पैसिफिक प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है इसके ऊपर ये सोलर फ्लेयर का असर आया था, सौर अग्नि का असर आया था। ये सेंटर पॉइंट आपके जानकारी के लिए बनाया गया है ताकि हम इसको और आगे बता सकें कि इस सेंटर पॉइंट पे या इस जगह पर आने के बाद क्या क्या हुआ। सो जैसा कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी फेसबुक पे देखा है, यूट्यूब पे हमने पिछले वीडियो में भी अपडेट किया था कि ये जो सेंटर पॉइंट के जस्ट ऊपर पहले तो हवाई, इसी क्षेत्र में हवाई महाद्वीप पड़ता है जो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
हवाई में एक करीब 2-3 महीने पहले से जो एक ज्वालामुखी था जो सुप्त अवस्था में आ गया था, वो सक्रिय हो गया। उसके बाद में ये 8 तारीख को सूचना आई थी और उसके बाद में ये भूकंप एक आया था ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर। ये 6.9 रिक्टर स्केल का भूकंप था। यहाँ तक तो सब ठीक था। ये जैसे बताया जा रहा है कि 6.9 रिक्टर स्केल का अगर आप देखें अभी, तो ये सेंटर पॉइंट है, ये 6.9 भूकंप आया था, ये जो आपको सर्कल में दिखाया गया है। और उसके बाद में ये जो एक सबसे भयंकर भूकंप इस समय का 7.6 रिक्टर स्केल का जो भूकंप है, ये कल रात को 11:30 बजे आया है। ये भी अगर अब आप इससे नापें, इससे देखें कि ये सेंटर पॉइंट था, और अगर आप इस नक्शे के हिसाब से देखेंगे या सेंटर पॉइंट से अगर आप उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे, तो आपको कल का ये जो भूकंप जिसको इंडोनेशिया में आया हुआ दिख रहा है, ये लगभग 7.6 रिक्टर स्केल का भूकंप था। सो इस तरीके की परिस्थिति बनी, जो कि इस सौदागिनी जो 1.2 रिक्टर स्केल की थी, उसके बाद में ये सौदागिनी आई थी। सो एक वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं, और इस वीडियो में आगे आप देखते हैं कि सौदागिनी बेसिकली होती क्या है। Frequency and stronger intensity as the sun's magnetic field becomes more chaotic, but less often as the sun's magnetic field stabilizes. This fluctuation in the sun is called the solar cycle and is about 11 years in length. So ये बेसिकली इस वीडियो में बता रहे हैं कि सूरज के ऊपर जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, और इन उतार चढ़ाव के साथ में कुछ परिवर्तन इस सूरज में आते हैं, जिसकी जो साइकिल है वो 11 साल में रिपीट होती है। तो ये उतार चढ़ाव 11 साल में अधिकतम अपनी इंटेंसिटी या तीव्रता को प्राप्त करते हैं, और 11 साल में सबसे कम पे भी आते हैं। तो यही बात इस वीडियो में बताई जा रही है। Minimum and maximum of activity. तो जिसको सोलर मिनिमम या सोलर मैक्सिमम बुलाया जाता है। सोलर मैक्सिमम मतलब जब सबसे ज़्यादा सोलर एक्टिविटी यानी मैग्नेटिक एक्टिविटी सूरज के ऊपर हो रही है, और सबसे कम अगर है तो वो सोलर मिनिमम कहलाता है। More frequently, in and around solar maximum, localized strong magnetic fields may reveal themselves visibly. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सूरज के ऊपर ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिनको सन स्पॉट बोला जाता है। ये सन स्पॉट दिखाई देते हैं जब चुंबकीय गतिविधि सूरज पे अत्यधिक हो जाती है। Sunspots. When these magnetic fields become too stressed, they may instantly reconnect into less stressful alignments, causing sudden bursts of enormous amounts of electromagnetic energy. जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि जब ये जो सनस्पॉट्स होते हैं, जैसे ही इनके बीच में इस तरीके से कनेक्शन बनता है, तो यहाँ पे इनका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, और वो एनर्जी ट्रांसफ़र जो है अगर कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इसको छोड़कर यानी सूरज को छोड़कर अंतरिक्ष में दूर तक चला जाता है, जो यदि पृथ्वी गोल चक्कर लगाती है और अगर पृथ्वी की तरफ वो टिका जाता है, तो कुछ इस तरीके से into less stressful alignments, causing sudden bursts of enormous amounts of electromagnetic energy known as solar flares. तो जैसा कि आपने देखा कि वहाँ से एक एनर्जी का पूरा ये लहर आई और हमारी धरती पर आके टकराती है, लेकिन पृथ्वी की जो चुंबकीय आवरण है, जो चारों तरफ आप देख पा रहे हैं इसमें, उसकी वजह से ये छितर जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ समय के लिए चुंबकीय आवरण थोड़ा सा दबता है, यानी इसका प्रेशर आता है, इसका दबाव आता है उसके ऊपर, और वो थोड़ा सा दबता है। Geomagnetic storms are distressed. They may instantly reconnect into less stressful alignments, causing sudden bursts of enormous amounts of electromagnetic energy known as solar flares. ये आपने देखा कि वो सोलर फ्लेयर आई, उसने आके हमारी धरती के इस मैग्नेटिक फील्ड को आके टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद ये थोड़ा सा दबा, और उसके बाद में सोलर फ्लेयर जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। Geomagnetic storms are disturbances in the Earth's magnetic field, usually caused by dramatic changes in the continuous outflow of particles and plasma streaming from the sun, called the solar wind. The more
सो इसी तरीके से ये जो गतिविधि है ये सोलर मैक्सिमम के समय काफ़ी ज़्यादा होती है। इस समय हम सोलर मैक्सिमम के इस पीरियड में चल रहे हैं जिसमें ये एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, और यही जो अभी आपको पहले बताया गया कि 1.2 एक्स क्लास 1.2 की जो सोलर फ्लेयर है ये 6 तारीख को धरती से टकराई थी, जिसका आपने जो चित्र है वो हमने यहाँ पे देखा था। एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो जगह है यहाँ पे 1.2 एक्स क्लास की सोलर फ्लेयर आके जो टकराई थी, तो उसका ये असर धरती पर हुआ था, और ये मात्र 40 सेकंड के लिए हुआ था, सिर्फ 40 सेकंड्स। तो अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 40 सेकंड में ये हुआ और उसके बाद में धरती पर किस तरीके के परिवर्तन देखने में आए। Intense geomagnetic storms are usually a result of explosive releases of billions of tons of solar material into space called a coronal mass ejection, or CME. सो जब यही सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं क्षमा करें, तो यही सोलर फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा जो सूरज का जो प्लाज्मा है इसको लेकर जब निकलती है, बहुत तेज़ी से जब बर्स्ट होता है इसका, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वो निकलती है, उसको जब इसका नाम दिया गया है CME यानी कोरोना मास इजेक्शन। तो कोरोना का जो सूरज का जो अंदर का जो जिसको कहते हैं, वो जैसी अंदर से जो उसका CMEs लेयर्स also निकलते हैं, वो इस तरीके से कुछ निकलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मारक होते हैं, और इन्हीं को सोलर स्टॉर्म यानी सौर चक्रवात भी ये कहा जा सकता है। और ये बहुत तेजी से फिर अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हैं, बहुत तेजी से अंतरिक्ष में सफर करते हैं। carry a strong embedded magnetic field along with them, furthering potential interactions with Earth's magnetic field and possibly leading to more intense geomagnetic storms. CMEs can reach Earth in as quick as 18 hours. सो CMEs जो होती हैं वो करीब 18 घंटे में पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं साधारण तौर पे, लेकिन जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं वो But usually they arrive बहुत जल्दी भी, यानी 10 मिनट 8 मिनट तक, क्योंकि 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी को आने में, और लगभग उतनी ही तेजी से सोलर स्टॉर्म्स भी धरती तक पहुंच सकते हैं। in 2 to 4 days. Radiation storms may take place when highly energetic protons suddenly accelerate along magnetic field lines stretching out from the sun into space. These storms are often associated with solar flares and CMEs and can reach Earth in as quick as tens of minutes. Most of us never notice space weather events because we are very well protected by our atmosphere and magnetosphere. सो साधारणतः हमें इन सब चीज़ों की हमारे ऊपर सीधा सीधा कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय आवरण है पृथ्वी का, ये इस प्रकार की सारी गतिविधि को रोक लेता है। लेकिन कई बार ये जब आकर धरती को घेरे में ले लेते हैं, सो उस समय परिस्थितियाँ थोड़ी सी विकट होना शुरू होती हैं, और इसीलिए हमने विशेष रूप से इस वर्ष 2023 के लिए कहा है कि सबसे बड़ी समस्या जो रहेगी वो हृदयघात यानी हार्ट अटैक की रहेगी। सो एक इस पर्टिकुलर सोलर फ्लेयर्स का जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे भी पड़ता है जब आके ये इसको धरती को घेर लेती है, और ये आपकी जो विचार क्षमता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा सुप्त अवस्था सी हो रही है। ये सारी बातें जो हैं ये इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से होती है। कई लोग काफ़ी उग्र हो जाते हैं, और ये उग्रता ब्राज़ील से हमें देखना मिलना चालू हो चुकी है, और ज्योतिष की भाषा में इसको मंगल के असर से कहा जाता है, जबकि विज्ञान की भाषा में इसको सोलर फ्लेयर्स या CME के असर के रूप में देखा जाता है। So why does Space Weather Prediction Center forecast space weather? Because these types of space weather storms may impact our navigation technologies, radio communication, satellites, aviation, and spaceflight.
और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आज फिर हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया है कि आने वाले 4 दिन यानी ख़ास तौर से 14 या 15 तारीख तक विशेष रूप से हमारे सैटेलाइट्स, हमारे एस्ट्रोनॉट्स, हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको, जीपीएस सैटेलाइट्स, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि आज तारीख हो गई है 10 जनवरी। 9 जनवरी को 9 जनवरी को एक और सोलर फ्लेयर या सीएमई जिसको कहेंगे, वो निकली है सूरज से, जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी तीव्रता 1.9 1.9 की थी। गनीमत ये रही कि ये जो सोलर फ्लेयर निकली थी ये सूरज के दूसरी तरफ से निकली, यानी जिस तरफ पृथ्वी थी उसके उल्टी तरफ से। तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर नहीं आया है। ये और बात है कि कल जो 7.9 का भूकंप आया है उसका टाइमिंग और उस सोलर फ्लेयर के निकलने का टाइमिंग अभी हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका आपस में कोई कनेक्शन है। और अगर नहीं भी है फिर भी जो 1.2 एक्स क्लास सोलर फ्लेयर 6 तारीख को आई थी उसका जो इम्पैक्ट एरिया था, उसका जो केंद्र बिंदु था, उसके केंद्र बिंदु के पास पास ही वो भूकंप भी आया है। And potentially the electrical power grid. More specific examples include outside the atmosphere, astronauts' health may be severely affected by radiation storms. GPS can become less accurate. Satellites can be bombarded with ions and negatively impact onboard electronics. Certain radio bands can experience blackout conditions, making communication difficult or caused by severe or extreme geomagnetic storms. However, with warnings from the Space Weather Prediction Center, precautions and other protective measures may be taken in advance. अब होता यह है कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेटरी हैं जो सूरज के ऊपर नज़र रखती हैं, वो कुछ वार्निंग्स पहले से दे देती हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब ये जो 10 मिनट के अंतराल पे जब अटैक होता है, उस 10 मिनट के अंतराल पर किसी भी प्रकार की कोई वार्निंग नहीं दी जा सकती। और अगर दे भी देंगे तो उस पर जब तक एक्शन लिया जाएगा तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। यही बात हमने आज सुबह भी अपनी चिंता में व्यक्त की है कि अगर वो 1.9 का जो सीएमई डिस्चार्ज हुआ है, अगर वो पृथ्वी की तरफ हो जाता बहुत बड़ी समस्या में इस समय हम लोग होते। शायद ये वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उस 1.9 एक्स क्लास 1.9 सोलर फ्लेयर या सीएमई इजेक्शन की जो स्थिति बनती, वो निश्चित रूप से हमारे पावर ग्रिड्स को नुकसान पहुंचाती, जिसका परिणाम ये होता कि बहुत से देशों में शायद बिजली ही चली जाती। बाकी सब चीज़ें तो बिजली के ऊपर जो निर्भर करती हैं वो स्वतः ही बंद हो जाती। ये वीडियो आपको दिखाना बहुत आवश्यक There था। is one way you might see space weather in action, though. That is by the appearance of the aurora, the dancing, shimmering curtains of light in the night sky. The aurora appears when geomagnetic storms reach enough intensity due to various unfavorable atmospheric and magnetic interactions. These lights are most visible at night near the poles and can happen when solar particles interact with gases in our atmosphere in just the right way. जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो ऑरोराज होते हैं ये खास तौर से Flares, geomagnetic storms, नॉर्थ पोल and पे radiation. देखे जाते हैं। और ये ऑरोराज जो नॉर्थ पोल पे जब खास तौर से जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय बड़ा चमकता हुआ अंतरिक्ष दिखाई देता है। लोग इसकी बड़ी सुनहरी रंग बिरंगी फोटोग्राफ्स इंटरनेट के ऊपर शेयर करते रहते हैं। ये और बात है कि यहाँ से यही सोलर फ्लेयर्स धरती के एटमॉस्फेयर, धरती के वातावरण में कैसे अंदर आती हैं, उसका ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण भी है। और अगर कोई ये कहता है कि इन सोलर फ्लेयर्स का धरती के ऊपर कोई सीधा असर नहीं होता, तो अगर ये हमारे वायुमंडल में आने के बाद इस तरीके की रोशनी पैदा कर सकती हैं, और क्या क्या कर सकती हैं, ये सोचने वाली बात है।
इसी के साथ में जो मैं आपको बता रहा था कि ये भूकंप जो है ये कल रात को 11:30 बजे आया है। अब अगर ये 1.9 एक्स क्लास सोलर फ्लेयर की वजह से आया है जो कल ही रिलीज हुई है, लेकिन सूरज के पीछे की तरफ से हुई है, तो भी ये बहुत खतरनाक है। और अगर ये पहले यानी 6 तारीख की जो सोलर फ्लेयर का अटैक हुआ था, जो मात्र 40 सेकंड के लिए हुआ था, उसका अगर ये असर है तो भी उतना ही खतरनाक है। और इसके बाद ही हमने ये जो आज सुबह की एक ये कथन दिया था कि हम पृथ्वीवासियों के लिए अगले 4 दिन बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जीवनदाता सूर्य अत्यंत मारक सोलर फ्लेयर से सैटेलाइट, जीपीएस, पावर ग्रिड सब अंधकार में हो सकता है। यही बात है। और विज्ञान के पास अभी तक कोई तरीका नहीं है ये बताने का कि ये सोलर फ्लेयर्स कब किस दिशा में निकल सकते हैं, या सीएमईज किस दिशा में और कब एक्सप्लोड हो सकती हैं, बाहर टिक सकती हैं। किंतु हमारे कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसमें ज्योतिष भी शामिल है, जिसमें इस विज्ञान की ये सभी तकनीकें शामिल हैं। उसके बाद हम लोग पिछले 3 महीने पहले से ये बता रहे थे कि जनवरी का पहला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा परेशानी देने वाला होगा, विशेषकर 7 तारीख के बाद से। आपको याद होगा हमने 27 तारीख के बाद से चक्रवात की एक परिस्थिति बताई थी, जो बाद में हमने आपको बताया था कि ये 7 दिन और डिले हुआ है। और वो 7 दिन डिले के बाद में एग्जैक्टली 7 तारीख के बाद से चक्रवात आने शुरू हुए, और उसी के साथ में ये सोलर फ्लेयर्स की स्थिति हमारे सामने बनी। आज का ये आखिरी जो विषय था वो यही था कि ये ईश्वर की अनुकंपा ही कही जा सकती है कि 9 जनवरी को सूरज से निकलने वाली अत्यंत हानिकारक एक्स क्लास की 1.9 जितनी तीव्र सोलर फ्लेयर जो पृथ्वी की तरफ ना होकर पीछे की तरफ निकल गई, और जिस वजह से हम सभी लोग आज आपस में एक दूसरे से ये संवाद कर पा रहे हैं। अब ये जो समय है ये आने वाले 4 दिन, यानी अगर आज से गिने तो 14, और मैं उसमें 2 दिन और जोड़ देता हूँ तो 15 या 16 तारीख तक ये स्थिति बहुत ही तीव्र और भयानक हो सकती है। ये समय है जब ये सोलर फ्लेयर्स बहुत तेजी से धरती की तरफ आ सकती है। 6 तारीख को आ चुकी है, 9 तारीख को भी निकल चुकी है, आज 10 तारीख है, थोड़ी देर में आज की रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन हमारी गणना के अनुसार इसका जो पीक टाइम पीरियड है वो 12 तारीख होना चाहिए, यानी परसों। तो अभी इन सोलर फ्लेयर्स का भी पीक टाइम आना बाकी है, जो कि परसों यानी 12 तारीख है। तो 11, 12, 13 ये बहुत कठिन समय आ सकता है, और इसीलिए हमने आपको 15 तारीख तक का समय दिया है। आज का विषय था कि क्या होती है सोलर फ्लेयर्स और क्या होती है सौरागिनी, और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या हम इससे बच सकते हैं। तो हमने प्रभाव की भी आपसे चर्चा की। जहाँ तक बचने की बात है, देखिए ये इतना बड़े स्तर पे ये सारे जो घटनाक्रम होते हैं वो इतने बड़े स्तर पे होते हैं कि हम मानव जाति या एक मानव या हम सभी मिलके भी इस आक्रमण से अपने आप को और हमारी पृथ्वी को कम से कम हम नहीं बचा सकते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरी बात ये है कि बस इतना कर सकते हैं कि अगर ऐसी कोई सूचना हमारे पास में आती है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना है। कोशिश करें कि सीधी धूप या सीधे खुले आसमान से बचें। इतना ही हम कर सकते हैं। बाकी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आने वाले 2-3 दिन शांतिपूर्वक निकल जाएं, और हम लोग कम से कम ये जो एक समय है जिसमें बहुत तेजी से सोलर फ्लेयर्स धरती की तरफ आने की पूरी संभावना है, इससे कुछ हम बचत कर सकें। और इसके बाद का जो एक असर आएगा वो आएगा, अभी जनवरी है, इसके बाद एक अप्रैल में भी एक झोंका आएगा, और उसके बाद सितंबर में भी ये स्थिति बनेगी। इसी वर्ष 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए पहले भी कहा गया है कि 2023 बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल वाला साल रहने वाला है। शुरुआत में हम देख रहे हैं, अप्रैल में इसका दूसरा लेवल आएगा, और सितंबर में ये क्या स्थिति होगी वो उस समय देखी जाएगी।
सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने इतना समय निकाला, ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास में ये एक जानकारी पहुंचे और लोग अपने आप को इन विषयों को लेकर तैयार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।